नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी। नमस्कार। केजरीवाल जी, चुनाव का मौसम है, लाजमी है कि सवाल चुनावों से ही है और दिल्ली और गुजरात दोनों जगह है, तो हम दिल्ली से अहमदाबाद करते रहेंगे। एक कविता है कुंवर नारायण की, बड़े कवि हैं रहे हैं, कि कोई दुख संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सही है। इसमें थोड़ा बदलाव मैं करता हूं कि कोई लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लोग कहते हैं कि आप लड़ते हैं और खूब लड़ते हैं। दिल्ली में भी लड़ रहे हैं आप, गुजरात में भी लड़ रहे हैं। दिल्ली में आप अब 2 तारीख तक 1000 आपकी सभाएं हैं। वो जादूगर भी है, गिटारिस्ट भी है, रैलियां भी हैं, नुक्कड़ नाटक भी है। आप कहते हैं कि मैंने काम किया है, काम करेंगे, हमको वोट दीजिए। आपकी जो विरोधी पार्टी बीजेपी है कहती है कि इन्होंने बदनाम किया है, बदनाम करेंगे, इनको वोट मत दीजिए। तो उन्होंने वो अपने काम की बात नहीं करते। आपने बहुत अच्छा बोला। हम अपने काम की बात करते हैं, हम जाके कहते हैं हमने काम किया है, काम करेंगे, हमें वोट दीजिए। वो उनसे पूछो तुमने 15 साल क्या किया, तो बोले हमने बदनाम किया है और बदनाम करेंगे, इसलिए वोट दीजिए। तो जनता उनको वोट क्यों दे? 24 घंटे सुबह से शाम तक केवल और केवल गाली गलौज, झूठे स्टिंग लेके आना, फर्जी केस बनाना, फर्जी आरोप लगाना, दिल्ली के कामों को रोकना एलजी के जरिए, यही तो काम करते हैं वो लोग। और तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। अरविंद जी, तो लोग उनको वोट क्यों दे? उनसे अगर पूछो 15 साल क्या किया, तो कहते हैं जी केजरीवाल को हमने खूब गालियां दी, झूठे झूठे स्कैम निकाले, झूठे झूठे स्टिंग निकाले। अगले 5 साल क्या करोगे? तो कहते हैं जी और गंदी गंदी गालियां देंगे, और शानदार गंदे गंदे स्टिंग लेके आएंगे, फर्जी स्टिंग लेके आएंगे। एक लगता है वेब सीरीज बनाएंगे ये लोग स्टिंग की सारी। लेकिन एक बात है कि 15 साल से अगर वो हैं तो 3 दफा जीते होंगे, तो कुछ न कुछ करते रहे होंगे। अब आपकी 1000 रैलियां हैं, आपने पूरी ताकत झोंकी है, आपकी पार्टी का पूरा तंत्र लगा हुआ है। इसका मतलब कि वो जमीन पे हैं और उनसे लड़ाई आपकी है, तब तो आपने इतनी ताकत लगाई है। नहीं, कोई भी चुनाव को हल्के में तो कभी नहीं लेना चाहिए। और चुनाव को हल्के में लेना एक तरह से जनता को इंसल्ट करना है। चुनाव आपको मौका देता है जनता से बातचीत करने का, वार्तालाप करने का। चुनाव जनतंत्र का एक अहम हिस्सा है, जिसमें जनता को आप जाके अपना पुराना हिसाब देते हो और आगे का एजेंडा रखते हो, और अच्छे से रखना चाहिए। तो हम कोई भी चुनाव, आम आदमी पार्टी कोई भी चुनाव अच्छे से लड़ती है, जम के लड़ती है। तो माहौल बहुत अच्छा है। दिल्ली के अंदर लोग अब बदलाव चाहते हैं। 15 साल से इन लोगों ने दिल्ली का जो बेड़ा गर्क कर दिया है, उससे बदलाव चाहते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे 4-5 पॉइंट बता देता हूँ कि सबसे पहले तो दिल्ली देश की राजधानी है। चारों तरफ दिल्ली में जब घूमते हैं तो बहुत ज़्यादा कूड़ा है, सड़कें गंदी हैं, गलियां गंदी हैं, कूड़ा नहीं उठता, कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, नालियां साफ़ नहीं होती हैं। बहुत दुख होता है लोगों को, उनके घर के सामने की गलियां इतनी गंदी रहती हैं। इसको साफ़ करेंगे हम लोग, दिल्ली को एक सुंदर और अच्छा शहर बनाएंगे। दिल्ली को हम प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दिल्ली को ऐसा शहर बनाएंगे कि गर्व होगा सबको, पूरे देश को गर्व होगा अपनी राजधानी के ऊपर। दूसरी चीज़ कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। हर चीज़ के पैसे लेते हैं थे इनके नेता, हर चीज़ के पैसे लेते हैं। भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। इनवर्ड जो रेवेन्यू आता है उसमें भी बहुत, जैसे आप होर्डिंग देखते हो चारों तरफ, आधे से ज़्यादा इलीगल है, इनके नेताओं के हैं। अगर इसी के पैसे लेने लग जाएं तो इसी से होर्डिंग से ही कितना रेवेन्यू आ जाएगा। तो हर चीज़ में पैसे, इन्होंने पैसे खाए, हर चीज़ में पैसे खाए, लीकेजेस हैं, इसको बंद करेंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो आप देखना, पहले दिल्ली का सरकार का भी बजट घाटे में जाता था। पहले दिल्ली सरकार कहती रहती थी पैसा नहीं है, जैसे अब एमसीडी कह रही है। आप देखना एमसीडी को फायदे में, 5 साल के अंदर फायदे में ले जाएंगे, ये जो घाटे में चल रही है इनकी एमसीडी। तीसरी चीज, इनके पास कर्मचारियों को देने को तनख्वाह नहीं है, 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती। आज मैं आपके कार्यक्रम के जरिए एश्योर करता हूं एमसीडी के सारे कर्मचारियों को, कहीं से पैसा लाऊं चिंता मत करना,
केजरीवाल की गारंटी है हर महीने के पहले हफ्ते में तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। चौथी चीज, व्यापारियों को दुखी कर रखा है एमसीडी ने, इतना दुखी कर रखा है, किसी की भी जाके सील कर देते हैं, फिर डीसील करने के पैसे लेते हैं, लाइसेंस देने के पैसे लेते हैं, इतना दुखी कर रखा है व्यापारियों को। व्यापारियों को साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे दिल्ली सरकार में अभी हमने ऐसा कर दिया, कोई काम कराने के लिए आपको सरकार में आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ऑनलाइन या फोन करके काम करा सकते हैं। वही व्यवस्था एमसीडी में कर देंगे कि आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन कर सकते हैं वहां पे। और ये जो पार्किंग फीस और कन्वर्जन चार्जेस के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए व्यापारियों से वसूले हैं, वो बंद करेंगे। रेडी पटरी वालों को बहुत दुखी कर रखा है, उनसे इतनी वसूली होती है उनसे, और वो बेचारे गरीब हैं, उनको डंडे मारते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। उनको इज्जत की जिंदगी देंगे, सबको लाइसेंस देंगे और सबको ऑर्गेनाइज करेंगे। जो वो वेंडिंग जोन्स बनाएंगे, पूरी दिल्ली शानदार सुंदर वेंडिंग जोन्स बनाएंगे, जिससे उनको इज्जत भी मिलेगी, क्योस भी नहीं होगा, दिल्ली भी सुंदर लगेगी। तो आपको लगता है कि एमसीडी में बीजेपी ने कुछ किया नहीं और बीजेपी के चलते एमसीडी के जरिए यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं? बहुत ज्यादा परेशान है लोग। अगर इन्होंने कुछ किया होता, इनसे जस्ट पूछो कि तुमने एमसीडी में क्या किया 15 साल में, तो फिर आपको। तो फिर ये 15 साल से क्यों है? 15 साल से हैं क्योंकि विकल्प नहीं था अभी तक। हमारी भी नई नई पार्टी आई थी, जैसे पिछला जो चुनाव हुआ 2017 में 2017 में जो चुनाव हुआ, में 2 ही साल हुए थे आए हुए नए नए, तो लोग अभी परख रहे थे, नए नए थे। इस बार तो सारे ही लोग कह रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा केजरीवाल जी, ये बताइए, आपको कूड़ा यहाँ का बहुत बड़ा मसला लगता है। मैंने देखा आप गाजीपुर चले गए थे लैंडफिल्स को लेकर के, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को लेकर के आपके पास कोई रोड मैप है? नियत चाहिए यशवंत जी। जैसे दिल्ली में जब हमारी नई नई सरकार बनी, हमने सरकारी स्कूलों को कहा ठीक करेंगे। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। स्कूलों पे पैसा खर्च करना तो आसान था, टीचर्स को मोटिवेट करना, उनको उनके अंदर जज्बा भरना, रिजल्ट अच्छे लेके आना, ये बहुत मुश्किल था। इतना मुश्किल काम कर दिया। कूड़े के पहाड़ तो छोटी सी चीज है, पूरी दुनिया के अंदर इंसान चांद पे चला गया, कूड़े के पहाड़ नहीं हटेंगे? जरूर हटेंगे। तो 2 स्टेप्स में होगा। एक तो और कूड़ा उधर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए जितने भी नए प्लांट्स लगाने की जरूरत है, वेस्ट टू एनर्जी, और भी तरह तरह से कूड़े के निस्तार, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 100 तरीके हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब दुनिया के सारे शहरों ने कर लिया, कहीं इस तरह के कूड़े के पहाड़ नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ग्लोबल टेंडर करो, अपने आप अच्छे अच्छे लोग आएंगे उसके अंदर। और दूसरा, इन कूड़े के पहाड़ों को हटाना है तो वो भी करेंगे उसमें। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी रोज नए नए स्टिंग लेकर के आती है, आपकी पार्टी पर सवाल है कि आप पैसे लेते हैं, टिकट देते हैं ना। वो ये नहीं कह रहे, जो स्टिंग आए हैं मैंने देखे, उसमें एक आदमी बैठा है, दूसरा आदमी बैठा है, दोनों को हम नहीं जानते कौन है। एक कह रहा है तेरे को पैसे दिए थे, टिकट क्यों नहीं दिलवा पाया तुम? तो वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में टिकटें बिकती नहीं है, तो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। वो कह रहा है मेरे पैसे वापस कर, मैंने तेरे को पैसे दिए थे टिकट, और तू टिकट नहीं ला पाया। कौन है वो लोग, क्या हैं वो लोग? यही बीजेपी वाले ही बिठाते हैं 2 लोगों को, आपस में बातचीत करते हुए स्टिंग कर लेते हैं। फर्जी स्टिंग है। लेकिन जितनी ये वीडियो आए हैं सारे क्या है इनमें? आप एक चीज बताओ, चुनाव के पहले इस किस्म के रोज कोई ना कोई वीडियो तो तभी लाए जाते हैं जब 15 साल आपने कोई काम नहीं किया होता। हम वीडियो नहीं ला रहे, आपको क्या लग रहा है हमारे पास वीडियो नहीं है? वीडियो तो हमारे पास भी है। हम अपना फोकस काम पे रखना चाहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ हमारा काम है। मैं जनता के बीच में जाता हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए नहीं बनाए? जनता कहती है हाँ जी बनाए। मैं उस नैरेटिव को तो आपके पास वीडियो है ना? हम भी जरूर हैं, जितने मर्जी मार्केट में घूम रहे हैं वीडियो, और जितने फर्जी ये बनाते हैं उतने फर्जी हम भी बना ले। 2 आदमी को बिठा के वीडियो बनाने में कितनी देर लगती है? ये राजनीति थोड़ी करने आए थे यशवंत जी हम। इनसे ज्यादा वीडियो बनाने आते हैं हम लोगों को, पर ये नहीं करना हमको। हमारी स्ट्रेंथ हमारा काम है। जिस दिन मैंने केजरीवाल ने फर्जी वीडियो बनाने चालू कर दिए, उस दिन मेरा संन्यास लेने का टाइम आ जाएगा। एक वीडियो तो आ रहा है, आप उसको फर्जी कह नहीं सकते हैं, वो तिहाड़ से आता है, आपके मंत्री का आता है, उसके बारे में ये सारे इनका क्या मतलब है? इन सब वीडियोस का क्या मतलब है? ध्यान भटकाना, कि लोग उनसे ये ना पूछें कि तुमने क्या काम किया। अपने काम बताओ ना। वीडियो के नाम पे वोट मांग रहे हो क्या?
कि ये वीडियो देखो इसलिए हमें वोट दो, ये वीडियो देखो इसलिए। केजरीवाल को मेरे को रोज गाली देते हैं, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल। अरे केजरीवाल की ऐसी तैसी, तुम बताओ तुमको वोट क्यों दे हम? जनता पूछ रही केजरीवाल को छोड़ो, तुम बताओ तुमको वोट क्यों दे? उनके पास एक भी काम नहीं है गिनाने के लिए। कभी कहते हैं, रोज बदलता है इनका नैरेटिव। एक दिन कहते हैं सत्येंद्र जैन ने चोरी कर ली। क्या चोरी कर ली? आधे से ज्यादा इंटरव्यूज के अंदर मैंने टीवी एंकर से पूछा कि सत्येंद्र जैन पे आरोप क्या है, किसी को आरोप नहीं पता। वो बेचारा 6 महीने में जेल में क्यों है, किसी को नहीं पता। लेकिन केजरीवाल जी, फर्ज कर लीजिए आपका एक मिनट में पूरा इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया 10,000 करोड़ रुपए खा गया। अब 10,000 करोड़ रुपए जो आदमी खा गया, उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो यूं ही बिखरे मिल जाते हैं। इन्होंने रेड मारी, उसकी दीवारें तोड़ी कि शायद दीवारों में दबा रखे हो, गद्दे फाड़ दिए सारे की शायद गद्दे में हो, कहीं कुछ नहीं, चवन्नी नहीं मिली उसके घर से। उसका बैंक लॉकर देखा है, उसके घर में, उसके गांव हुआ है, कहीं कुछ नहीं मिला। तो पैसे गए कहां जो खा लिए? रोज इन्होंने कहा बस घोटाला हो गया, उसका क्या हुआ? उसकी जांच का एक भी केस बता दीजिए जो अभी तक साबित किया हो इन लोगों ने, एक भी केस साबित किया हो? कोई केस साबित। रोज कीचड़ फेंकते हैं। क्यों कीचड़ फेंकते हैं? केजरीवाल बोलता है मैं कट्टर ईमानदार हूं। आज भारतीय राजनीति के अंदर मैं चैलेंज करता हूं, दूसरा कोई नेता खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता मैं कट्टर ईमानदार हूं। लेकिन ये बोलने के लिए जज्बा चाहिए। वो इस छवि को धूमिल करना चाहते हैं। रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। मैं वहीं आ रहा हूं। आप कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, आपका बेसिक प्रेमाइस है ईमानदारी। आपका एक मंत्री जेल में है, एक मंत्री घर पे छापे पड़े हैं, उनके यहां भी जांच चल रही है, ईडी भी है, सीबीआई भी है। तो ये जो आपका बेसिक प्रेमाइस है, जिस आधार पे आप खड़े हैं, दरअसल सवाल तो वहीं आके खड़ा हो रहा है कि आपके साथ जो लोग हैं वो लोग ईमानदार नहीं है। कैसे ईमानदार नहीं है? कुछ साबित हुआ? भाई मनीष के घर रेड कर ली, कुछ मिला? किसी के खिलाफ कोई आरोप साबित हुआ? कहीं कोई आरोप? बस घोटाले का क्या हुआ, मैं आपसे पूछता हूं। क्या आरोप था उसमें बस घोटाले में? एक दिन बोले बस घोटाला हो गया, एक दिन बोले स्कूल के कंस्ट्रक्शन में घोटाला हो गया। तो मनीष सिसोदिया जी ने, इनके एक नेता ने बोला, मनीष सिसोदिया ने उस पर डिफेमेशन कर दिया। वो सब उसको कहा गया भाई सबूत लेके आओ, उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। रोज कोई ना कोई घोटाला, रोज कोई ना कोई घोटाला। यशवंत जी, मैं जो एक चीज सीखा हूं, इस देश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स पसंद नहीं करती। वो कहती है काम करो, काम करके दिखाओ। हम काम करते हैं, इसीलिए हमें इतना पसंद कर रही है। इस तरह से रोज गाली गलौज करोगे, गुंडागर्दी करोगे, लफंगई करोगे, मारपीट करोगे, झूठे आरोप लगाओगे, फर्जी स्टिंग लेके आओगे, इस बेसिस पे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। और ऐसे देश भी तरक्की नहीं कर सकता। तो आप मोटे तौर पर कहना ये चाहते हैं कि आपके मंत्रियों और पार्टी के जितने लोगों पर सवाल खड़ा हो रहे हैं, जिनके खिलाफ जांच हो रही है, वो सब फर्जी हैं? सब कुछ फर्जी है। इसका सबसे बड़ा टेस्ट ये है, अगर एक भी चीज में 1 पैसे का भी दोष होता, आज केजरीवाल इनके कंट्रोल में होता, मैं छाती चौड़ी करके आपके इंटरव्यू में इन लोगों को चैलेंज नहीं कर रहा होता। इन लोगों ने देश के सारे नेताओं को कब्जा कर लिया, सारे नेताओं को कंट्रोल कर लिया सीबीआई और ईडी से। सबके ऊपर छापे मार मार, किसी का कुछ निकाल लिया, किसी का कोई फाइल खोल रखी है, किसी की कोई फाइल खोल। मैं इनके काबू में नहीं आ रहा। मेरे ऊपर इन्होंने सारी रेड करा ली, मेरे मंत्रियों पे रेड करा ली, मेरे एमएलए पे रेड करा ली। 167 केस हैं मेरे एमएलए के ऊपर, 167, उसमें से 135 खत्म हो चुके हैं और कोर्ट से इनको अच्छी खासी डांट पड़ी है हर केस के अंदर। ऐसे हैं इनके केस, सारे फर्जी केस हैं, सारे फर्जी केस हैं। इस तरह से फर्जी केस कर करके देश तरक्की नहीं कर सकता। कर क्या रही है केंद्र सरकार यार? कर क्या रही है? 24 घंटे बैठ के बस यही सोचते हैं सीबीआई आज इसके घर भेजनी है, आज ईडी इसके घर भेजनी है, इसको जेल में डाल दो, उसको। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? अरे यार, इतनी एनर्जी तुम दूसरों को तंग करने में लगाते हो। स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, देश के अंदर सड़कें बनवाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, देश को आगे बढ़ाओ ना। अरे ये सवाल आगे बहुत सारे हैं। एक बुनियादी सवाल है। सवाल ये है कि एक एजेंसी जांच करती है, जांच करने के बाद वो सब सबूतों के साथ कोर्ट में पहुंचती है, कोर्ट जो है वो जमानत नहीं देता है। ईडी के केस में आपको भी पता, पहले मैं आपने चूंकि उठाया, सत्येंद्र जैन का मामला क्या है, अगर आपको पता हो तो बता दो। सत्येंद्र जैन का मामला ये है कि आपके एक मंत्री ने शेल कंपनीज के जरिए पैसों की धांधली की, जिसको आप हवाला कहते हैं,
और वो 4-4.25 करोड़ के आसपास का मामला था। ये मामला नहीं और है। उनके घर पे भी पैसे मिले, जेवर मिले। उनके घर में एक नया पैसा नहीं मिला। तो वो तो सामने आता है ना। वो उसी दिन ज्वेलर के यहाँ रेड मारी थी। ये बदमाशी करते हैं, एक ही दिन में 4 लोगों के यहाँ रेड मारते हैं और कहते हैं सत्येंद्र जैन के मामले में ज्वेलरी, वो ज्वेलरी ज्वेलर के यहाँ मिली थी। सत्येंद्र जैन के यहाँ 4 बार रेड हो चुकी है, एक नया पैसा सत्येंद्र जैन के यहाँ नहीं मिला है। नंबर 1, सत्येंद्र जैन का मामला क्या है? इनको कलकत्ते में 2 हवाला ऑपरेटर मिले जिन्होंने हजारों लोगों को हवाला की एंट्री दे रखी है। उनकी गर्दन पकड़ के मरोड़ के उनसे जानबूझ के सत्येंद्र जैन का फर्जी नाम डलवाया गया कि हमने सत्येंद्र जैन को एंट्री दी है। सत्येंद्र जैन का उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सत्येंद्र जैन उनसे जिंदगी में नहीं मिला, कभी फोन पे बात नहीं हुई। दोनों एक दूसरे की, ना सत्येंद्र जैन उनकी शक्ल जानता ना वो इसकी शक्ल जानते। उनकी गर्दन मरोड़ के सत्येंद्र जैन का झूठा नाम लिखवा लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन के घर पे रेड मार दी। बड़ी मजे की बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं ऑपरेटर की हमने एंट्री दी, उनके ऊपर रेड भी नहीं हुई, उनको गिरफ्तार भी नहीं करा। वो केस, 1 मिनट, वो केस में कोई एक्यूज्ड भी नहीं है। उनको घर जमाई बना के बिठा रखा है बीजेपी वालों ने, दोनों हवाला ऑपरेटर को। उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जिन लोगों ने हजारों लोगों को एंट्री दी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। सत्येंद्र जैन को पकड़ रखा है। फिर जब सत्येंद्र जैन का केस निचली अदालत के अंदर गया, 3 हेयरिंग में बार बार कोर्ट ने कहा कि एक सबूत तो लेके आओ, एक सबूत तो लेके आओ। जब सीबीआई और ईडी सबूत लाने में नाकाम रहे तो तीसरी हेयरिंग में आके ईडी वाले कहते हैं हमें जज पसंद नहीं है, हमें जज बदलना है। कभी भारत के इतिहास में ऐसा देखा गया कि किसी एजेंसी की हिम्मत हो जाए जज के कोर्ट में जाके कहने की कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है? इतनी हिम्मत, गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने पूरे देश के अंदर। अब आप जानते हैं ईडी के अंदर बेल होना मुश्किल है। नॉर्मली बहुत रेयर केसेस हैं जब नीचे से होती है। सुप्रीम कोर्ट में जाके होगी बेल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बेल होगी। आपको लगता है कि वहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब चूंकि लड़ाई जमीन पे है और आपने कहा कि आपके खिलाफ लगातार जो है बीजेपी साजिशें करती है, आपके लोगों को फंसाती है, वो छापेमारियां होती हैं, मुकदमे होते हैं, एमसीडी का चुनाव है, इतना सब कुछ के बाद आप चूंकि रोड पे, सड़क पे रहते हैं, एमसीडी के इस चुनाव में आपकी पार्टी के पास कितनी सीटें? मेरा आकलन है 230। मैं, केजरीवाल जी लिखिए, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके इस लिखे हुए को दिखाऊं कि केजरीवाल जी ने क्या कहा। 250 सीटें हैं और 250 में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 230 सीटें आएंगी। अब साथ साथ ये भी लिखिएगा कि आपने तो सिर्फ 20 सीटें छोड़ी हैं, तो उस 20 में कांग्रेस के हिस्से में कितनी और बीजेपी के हिस्से में कितनी? भाजपा की 20 से कम सीटें आएंगी। अब मैं इसको रखता हूं, चूंकि गुजरात जब चलूंगा तो गुजरात के बारे में भी आपसे मैं, वो मेरे यहाँ क्या था कि हम लोग फुटबॉल मैच खेला करते थे, तो एक हमारे गांव के पंडित थे, तो मैच से पहले हम लोग पूछते कि बाबा क्या होगा, तो कहते मैदान में उतर जाओ, उसके बाद हम बताते हैं। तो मैदान में उतरने के बाद पर्ची लेते थे, लिखते थे कि जीत जाओगे, हार जाओगे, अक्सर होता वही था। तो उनको हम लोग रिजल्ट बाबा कहते थे। तो हमारे लिए शायद आप रिजल्ट बाबा ही हैं। यहां मैं आया तो किसी ने सवाल किया कि आप केजरीवाल से पूछे, मुझे लगा ठीक भी है। उन्होंने ये कहा कि वो झुग्गी बस्तियां हो तो या कहीं भी हो तो लिंटल डालना होता है, तो लिंटल डालने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा खिलाना पड़ता है। 10 दिसंबर के बाद से लेंटर के पैसे इस दिल्ली के अंदर नहीं लिए जाएंगे। एमसीडी के जरिए आम आदमी पार्टी जो कमिटमेंट लोगों से करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट है, आप एक बार अपने कमिटमेंट को दोहराइए। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे अहम है दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे, दिल्ली को कूड़े से मुक्त करेंगे, डेली सड़कों की अच्छी सफाई होगी, गलियों की सफाई होगी, नालियों से कूड़ा उठेगा, नालियाँ साफ रहेंगी और ये कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे दिल्ली से, पहला वादा। दूसरी बात, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म, जैसे हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं, लाइसेंस के पैसे देने पड़ते हैं, लैंटर डालो तो पैसे देने पड़ते हैं, हर चीज़ में चोरी है, भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लीकेजेस हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। तीसरा, हमारे जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को एमसीडी से बहुत ज़्यादा काम होते हैं।
और उनको उसके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ये भी है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा करप्ट है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर जरा सा किसी ने छज्जा कर लिया तो उससे पैसे लेने पहुंच जाते हैं, उसका छज्जा तोड़ने की धमकी देते हैं। तो जो माइनर वायलेशंस लोगों ने अपने अपने घरों में किए हुए हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी लेके आएंगे, ताकि वो थोड़ी बहुत पेनल्टी वगैरह दे दे, एक नॉमिनल सी, और उनके सारे माइनर वायलेशंस जो हैं उसको एक बारी के लिए सेटल किया जा सके। व्यापारियों को मैं अश्योर करता हूं कि आपको अब एमसीडी में किसी तरह के पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर आप पहले इंस्पेक्टर राज से, रेड राज से बहुत दुखी रहते थे, अब दिल्ली सरकार ने रेड मारनी बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद हो गया, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। ऐसे एमसीडी से आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। जितने रेडी पटरी वाले हैं, रेडी पटरी वालों को भी बहुत तकलीफ होती है, तो रेडी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे, वेंडिंग जोन में उनको ठीक से जगह देंगे, पूरे मार्केट को ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि कूड़ा कचरा भी नहीं हो, और जितने हॉकर्स हैं रेडी पटरी वाले वो तरकीब से अपना रख सकें, सामान रख सकें, लाइसेंस मिले उनको, इज्जत से वो जिंदगी जी सकें और कहीं कूड़ा कचरा भी नहीं हो। और जितने कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती, उनको तनख्वाह टाइम पे मिलेगी, ये हमारा वादा है। हर महीने कहाँ से मिलेगी पैसा? पैसे, भ्रष्टाचार खत्म। दिल्ली में पर सरकार में भी पहले पैसे की कमी होती थी, भ्रष्टाचार खत्म किया, पैसा आ गया। इसमें एमसीडी में भी इतने ज्यादा लीकेजेस हैं यशवंत जी, मैं बता नहीं सकता। लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि लोग वही, सिस्टम वही, अगर वो फलां आदमी हट जाए, अरविंद केजरीवाल आ जाए तो सब ठीक हो जाए? दिल्ली सरकार में 60,000 टीचर सरकारी स्कूलों में काम करते हैं। पहले लोग इनको गालियां देते थे, सरकारी टीचर काम नहीं करना चाहते, सरकारी टीचर आती हैं पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती हैं, टाइम पे नहीं आती, चली जाती हैं, ये कहते थे ना। ये इन्हीं सरकारी टीचरों ने कमाल करके दिखा दिया, क्रांति करके दिखाई है, शिक्षा क्रांति, जिसको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की बीवी मेलानिया ट्रंप सरकारी स्कूल में आई थी। यही लोग काम करेंगे। कर्मचारियों में कमी नहीं है, कमी उनके ऊपर बैठे हुए नेताओं में थी। वो कहते थे इनको पैसा इकट्ठा करके लाओ, हमें इतना दो, पैसा इकट्ठा करके लाओ, हमें इतना दो। ईमानदार सरकार आएगी, सब काम करना चाहते हैं यार। केजरीवाल जी, आपकी दिल्ली की सरकार है, एमसीडी है, और सब लोग जानते हैं कि केंद्र की सरकार से टकराव मोल करके आपके लिए दिक्कतें हैं, पैसा, फंड, बाकी बहुत सारी चीजें, आपके अपने फैसले सब वहीं से होते हैं। आपके एलजी से लगातार टकराव रहता है, हर बात पे हर दूसरे दिन जो है कोई ना कोई मसला आ जाता है। ये कब तक चलेगा और क्यों है ये? उनसे पूछो कब तक चलेगा, और मुझे बता दो कि शांति रखने के लिए उनको क्या चाहिए मेरे से। उनके पैर पकड़ने हैं, मैं पैर पकड़ लूंगा। मैं सब कुछ दिल्ली वालों के काम कराने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अब यशवंत जी एक चीज बताओ, मैं दिल्ली में योगा क्लासेस मैंने शुरू की फ्री में, दिल्ली सरकार की तरफ से। हम फ्री टीचर भेजते हैं जगह जगह कि जिसने योगा करना है योगा क्लासेस करो। योगा करने से आदमी स्वस्थ रहता है। 17,000 लोगों ने योगा करना चालू कर दिया। मेरा टारगेट था 17 लाख लोगों को योगा कराऊंगा मैं। 1 साल से अच्छा चल रहा था। एलजी साहब ने फाइल मंगा के योगा क्लासेस बंद करा दी। अब बताओ, वो योगा क्लासेस शुरू कराने के लिए मेरे को एलजी साहब के पैर पकड़ने हैं, क्या करना है मेरे को, मैं कैसे योगा क्लासेस शुरू कराऊं? पहली चीज, एक मिनट। दूसरी चीज बेसिक, हम आजादी की लड़ाई क्यों लड़े थे? कि एक दिन एक एलजी आएगा और हमारे सर पे बैठ जाएगा और सारे निर्णय बोलेगा। हम आजादी की लड़ा थे इसलिए लड़े थे ना भी, एक चुनाव होगा, जनता अपनी सरकार चुनेगी और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होगी, और सरकार काम नहीं करेगी तो 5 साल के बाद से जनता उसको हटा देगी। जनता ने एक सरकार चुनी, मुझे मुख्यमंत्री चुना, भारी बहुमत दिया, 70 में से 67 सीट और फिर 62 सीट दी। और कोई एलजी आता है और वो कहता है कि अब ये मैं औरंगजेब हूं दिल्ली का, अब ये सल्तनत है मेरी और मैं सारे निर्णय लूंगा। ऐसी ये तो जनतंत्र नहीं है। इसलिए तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी ना कुछ। तो अगर एक मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर योगा क्लासेस नहीं करा सकता, देन समथिंग इज वेरी सीरियसली रॉन्ग विद द सिस्टम, वेरी वेरी रॉन्ग विद द सिस्टम। अगर कोई बाहर से एक आदमी आके कहता है कि मैं योगा क्लासेस आज से दिल्ली में बंद कर रहा हूं, तानाशाह में और इसमें क्या फर्क है? आर वी अ डेमोक्रेसी? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। अरविंद जी,
एलजी एक तरीके से आपके काम करने पर रोड़ा अटकाते हैं, एजेंसी जो हैं वो भी आपके खिलाफ हैं। मैं चुनावों के बीच में आता हूं। प्रधानमंत्री इस दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के लोगों को उन्होंने मकान दिए हैं और बड़ी तादाद में मकान बने भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक जितनी भी सरकारें नहीं हैं उनके एजेंडे से गरीब आदमी बाहर रहा है। ये पहली सरकार है जिसके एजेंडे पर गरीब है। ये जो मकान बने और दिए गए उनका भी तो असर होगा ना एमसीडी के चुनाव के नतीजों पर। सबको पता है कि चुनाव के पहले आते हैं और ये कुछ नौटंकी करके जाते हैं। पिछले चुनाव के पहले भी आए थे 2020 में, और इनके बड़े बड़े नेता आए थे, बोले सारी कच्ची कॉलोनियों को पक्का कर दिया, हो गई, सब में रजिस्ट्रियां चालू। एक रजिस्ट्री नहीं हुई आज तक, एक रजिस्ट्री। कभी प्रधानमंत्री जी से इंटरव्यू करने का मौका मिले तो उनसे पूछिएगा, सर कितनी रजिस्ट्री हुई अभी तक? एक नहीं हुई। अब ये 3000 मकान जो हैं ये बहुत पुराने हैं, कांग्रेस के टाइम में शुरू हुए थे बनने, बन के तैयार थे। ये 3000 मकान अब चुनाव के पहले दे रहे हैं। अगले चुनाव के पहले एक भी मकान अगर दे दो तो मेरे को बता देना, दोबारा इंटरव्यू कर लेंगे, एक पक्का करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सारे कुछ नहीं करने वाले, ये नौटंकी कर रहे हैं ये लोग, केवल और केवल चुनाव के पहले नौटंकी करते हैं। इनको क्या गरीबों से लेना देना, इनको गरीबों की स्पेलिंग नहीं आती इन लोगों को। लेकिन केजरीवाल जी, एक पार्टी जो देश में सत्ता में है, दूसरी बार है, देश के सबसे अधिक राज्यों में वो पार्टी पर दिल्ली ने उनको बिल्कुल नकार दिया है। दिल्ली में पहले 3 सीट आई थी, उसके बाद 8 सीट आई थी। दिल्ली के अंदर एक दूसरी पार्टी है जिनको लोग ज्यादा प्यार करते हैं। दिल्ली के अंदर ये केवल गाली गलौज का काम करते हैं और कुछ नहीं करते दिल्ली के अंदर। आपको दिल्ली में काम तो हमने ही किया है। इनकी सारी अड़चनों के बावजूद इन्होंने सीसीटीवी कैमरे रोकने की कोशिश की। 2 साल तक एलजी साहब फाइल पे बैठे रहे। फिर आपको याद होगा, मैं और मनीष सिसोदिया जी उनके घर जाके धरना पे बैठे थे और 10 दिन में फाइल साइन करा के लाए थे। काम तो सारे करा लेते हैं, लेकिन ये हर चीज में अड़चन अड़ाते हैं, डीले हो जाते हैं काम। मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पे 2.5 साल बैठे रहे एलजी साहब। किसका फायदा हुआ? क्यों बैठे रहे? दिल्ली वालों को नुकसान हुआ नहीं हुआ? 2.5 साल तक डिले हो गया। अभी तक 250 मोहल्ला क्लिनिक और बन जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे की फाइल पे 2 साल तक बैठे रहे एलजी साहब। हर चीज रोकते हैं, हर चीज रोकते हैं। ऐसे रोकने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। अरे राजनीति करनी है, चुनाव के टाइम करो राजनीति बस, उसके बाद तो तुम भी काम करो, हम भी काम करते हैं, मिलके करते हैं ना यार काम, तभी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आपको ये लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जो कुछ भी करना चाहती है उसमें रोड़ा जो है बीजेपी, सभी लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है किस तरह से। और पूरा देश ये भी देख रहा है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का अजूबा है कि इतने अड़चनों के बावजूद भी हमने इतने सारे काम कर दिए। अच्छा चलिए, मैं गुजरात आपको लेके चलता हूँ। अमित शाह जी कहते हैं कि मैं एक चीज इसके पहले बोल दूं दिल्ली वालों को, जो जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी लगभग पक्का ही है अब तो कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपके सारे काम हम कराएंगे, चाहे अब किसी भी एजेंसी का काम हो, हम कराएंगे आपके काम। अगर गलती से आपने इन लोगों का काउंसलर बना दिया, आपके सारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि वो तो 5 साल लड़ेगा मेरे से, बस उसने काम तो करने नहीं है, उसने तो धरने देने हैं मेरे घर के बाहर। तो आप चाहे इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, इस चुनाव में सारे जने मिलके आम आदमी पार्टी वाले को काउंसलर बना देना। दूसरे वाले को बना दिया, जिंदगी नरक कर देगा वो आपकी, ये देख लेना। गुजरात में अमित शाह जी कहते हैं कि आपको 0 सीटें आएंगी। नड्डा जी ये कहते हैं कि आप बैनर वाली पार्टी हैं, कैडर वाली पार्टी तो वो हैं। मैंने इनको देखा है, इन लोगों को आधा घंटा भाषण देते हैं और उसमें कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। इस चीज के ऊपर आधा घंटा भाषण देते हैं। अरे अगर हमारे से कंपटीशन नहीं है तो क्यों हमारी बात कर रहे हो? मत करो हमारी बात। वो कहते हैं बैनर वाली पार्टी है, कार्डर वाली पार्टी नहीं है, इनकी 0 सीट आएगी, हमारा तो कंपटीशन कांग्रेस से है। और ये भी बड़ा है, कांग्रेस कहती है हमारा बीजेपी से है, बीजेपी कहती है हमारा कांग्रेस से है। गुजरात तो चल रहा है दोनों में, नहीं ठीक है, पार्टियों की अपनी रणनीतियां होती हैं। मैं अक्सर कहता हूं, जैसे लड़का लड़की होते हैं तो वो दोनों में प्यार हो गया, छुप छुप के मिलते हैं,
उनसे पूछो तो कहते हैं नो नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो ये भी छुप छुप के मिलते हैं। पता चला है वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस वालों की रात को 12 बजे मीटिंग होती है, और ये भी छुप छुप के मिलते हैं आपस में। मैं इन दोनों को कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया को पता चल गया, अब शादी कर लो। कब तक छुप छुप के मिलोगे आप? और एक और बड़ी मजे की बात है, इन्होंने गुजरात में टीवी चैनल्स को सबको कह दिया, कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो हम डिबेट करेंगे, आम आदमी पार्टी आएगी तो हम डिबेट नहीं करेंगे, उठ के चले जाते हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस आएगी तो हम डिबेट नहीं करेंगे, अगर आम आदमी पार्टी की आएगी तो हम डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा दोनों कहते हैं यार हम दोनों में प्यार है, ये कहां कबाब में हड्डी आ गया ये केजरीवाल, हम दोनों आपस में डिबेट करेंगे। लेकिन एक कबाब में जो हड्डी है, अब वो लगातार कहते हैं राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री के बयान आप देखिए, वहां मधुसूदन मिस्त्री का बयान था, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में उसका जिक्र किया। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तो वहां 36 का आंकड़ा है, प्यार की लड़ाई है, आप समझा कीजिए। वो एक दिन तो कांग्रेस वालों ने कहा भाई हम इस बार गुजरात का चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव के बाहर हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं नहीं नहीं, ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, सीक्रेटली काम कर रहे हैं ये लोग, सीक्रेट। प्रधानमंत्री जी को ज्यादा पता है कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई हम नहीं लड़ रहे चुनाव गुजरात में। केजरीवाल जी, वैसे कहा यह जा रहा है, या जिनको राजनीति की ठीक ठाक समझ है उनको ये समझ में बात आ जाएगी कि जहां भी कांग्रेस ने कहा कि हमने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, वहां केजरीवाल जी उतर जाएंगे। आप उन तमाम राज्यों में उतरते हैं जहां कांग्रेस सीधी लड़ाई में है, कांग्रेस का बोरिया बिस्तर समेटिए, अपने आप को खड़ा कीजिए और फिर सत्ता तक आ जाइए। दिल्ली में आप आए, नंबर 2 थे, फिर नंबर 1 हुए। पंजाब में गए, आप नंबर 2 थे, नंबर 1 हुए। तो कांग्रेस का इस तरीके से अपना बोरिया बिस्तर समेटना, या मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपको तो अच्छा लगता होगा ना? मैं समझता हूं कि इशू ये नहीं है, इशू अलग है। आज तक 75 साल में इन पार्टियों ने जनता के लिए कभी कोई काम नहीं किया, तो एक गवर्नेंस का मॉडल बन गया था। 5-5 साल में सरकारें बदलती हैं, सरकार रूटीन में चलती है, भ्रष्टाचार होता है, आरोप प्रत्यारोप। पहली बार एक सरकार आई है, पहली बार एक पार्टी आई है जो जाके चुनाव में मेरा कोई भाषण पंजाब में या गुजरात में देख लो, मैं एक ही बात कहता हूं, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, मेरे को वोट दो। मैं आपके परिवार के लिए अच्छे अस्पताल बनाऊंगा, वहां पे फ्री में इलाज कर दूंगा, मेरे को वोट दो। मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, मुझे वोट दो। लोगों ने राजनीति में कभी ऐसी भाषा सुनी ही नहीं थी। लोग कहते हैं अच्छा यार ऐसी भी राजनीति होती है, कोई आदमी आके कह रहा है मैं स्कूल बना दूंगा, मैं अस्पताल बना दूंगा, मेरे को वोट दो। तो आज पहली बार एक पार्टी ऐसी आई है जो स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है, बिजली मुफ्त करती है, लोगों के काम करती है। अब अगर दूसरे राज्यों के अंदर इन पार्टियों ने अपने अपने राज्य में लोगों के काम नहीं किए, तो उन राज्यों के अंदर जनता हमें बुलाएगी और हमें वोट देगी। कहाँ कांग्रेस है, कहाँ बीजेपी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सारे सुधर जाओ, जमाना बदल रहा है। लेकिन केजरीवाल जी, चूंकि बीजेपी वहां 27 साल से है, और बीजेपी का ही आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। बीजेपी का आंकड़ा यह है कि 2016-17 में 5% आबादी है गुजरात की, पूरे देश की आबादी के मुकाबले में 9% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का जीडीपी में है। 2016-17 में 24 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 31 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 2016-17 में 1.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा उनके पास पर कैपिटा इनकम था, आज 2,14,000 के आसपास है। 2016-17 में उनका जो टोटल बजट था उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा उनका आज की तारीख में बजट है। तो एक ग्रोथ चार्ट तो वो भी दिखा रहे हैं, एक मॉडल तो उनके पास भी है ना। गुजरात वो अकेला स्टेट है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, जहां पे घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया जाता है और 135 लोगों की मौत हो जाती है। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ होगा कि एक ऐसी कंपनी जिसने कभी जिंदगी में पुल नहीं बनाया, उस कंपनी को घड़ी बनाती है वो कंपनी, उसे पुल बनाने का ठेका दे दिया गया, 135 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि जिस कंपनी ने ये किया काम, उस कंपनी को बचाने के लिए पूरी सरकार और पूरी पार्टी लगी हुई है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसकी कंपनी को एफआईआर में उस कंपनी का नाम भी नहीं है, सब बचाने में लगे हुए हैं उसको। इनके लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं है।
उस स्टेट के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जितनी परीक्षाएं हुई सरकारी नौकरी की, सारे पेपर लीक हो गए। युवा इतने नाराज हैं इनसे। एक तलाटी का पेपर हुआ 2018 में, 32 लाख लोगों ने, 1800 नौकरियों के लिए 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और जब वो पेपर देने के लिए पेपर हॉल में पहुंचे, पेपर लीक हो गया, सबको घर भेज दिया गया। 2018 से लेकर आज तक तलाटी का पेपर नहीं हुआ। पुलिस में भर्ती के लिए पेपर होते हैं, वो लीक हो जाते हैं। जनता कहती है चल क्या रहा है, इन्हीं के लोग पेपर बेचते हैं, पेपर लीक नहीं होते, पेपर बिकते हैं, कोई जेल नहीं जाता। जनता बहुत नाराज है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। ड्रग्स का अनाप शनाप, मतलब गुजरात के अंदर जितनी ड्रग निकल के आ रही है, इतनी ड्रग्स तो कभी कोई कह रहा है इतने 1000 करोड़ की, इतने 1000 करोड़ की रोज सुनने को मेरे पास अभी शायद मेरे को एग्जैक्टली नहीं है, 22,000 करोड़ रुपए की शायद पिछले कुछ सालों के अंदर ड्रग्स मिली हैं गुजरात के अंदर। कहां से आ रही हैं ये? और गुजरात ड्राई स्टेट है, और वहां पे आप कहो, वहां पे होम डिलीवरी होती है, आप किसी कोई फोन कर दो आपको घर पहुंच जाती है। अभी 100 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई, कोई जेल नहीं गया। जनता बहुत त्रस्त है, ये फिगर्स के अंदर तो जिंदगियां नहीं बसती। लेकिन केजरीवाल जी, अगर इतने सवाल हैं तो वहां 27 साल से सरकार है, क्योंकि दोनों में प्रेम था, बीजेपी और कांग्रेस में। इस बार एक ऐसी पार्टी आई है जिसने इन सबकी नींद हराम कर दी है। अच्छा चलिए, मैंने मान लिया, ये कागज में फिर से आपको देता हूं। अगर आपको लगता है कि उन दोनों की दोस्ती या उन दोनों की मोहब्बत में ये सरकारें चलती रही, या बीजेपी 27 साल चलती रही, अब वो कबाब में हड्डी घुसा, आम आदमी पार्टी आ गई, आप ही की भाषा में करो। ये कलम है मेरे और ये पेपर है, इस बार गुजरात में आप कहाँ? दस्तखत भी कर दीजिएगा, मैं दिखाऊंगा उसको। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद जी ने दोनों बार अपने दस्तखत किए हैं, एमसीडी का आंकड़ा देते समय भी और गुजरात का आंकड़ा देते समय भी। एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल है, प्रधानमंत्री जिस राज्य से हैं, गृह मंत्री जिस राज्य से हैं, अभी अगर आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का ऐलान हुआ है चुनाव से पहले। गुजरात में बहुत सारा काम प्रधानमंत्री के जरिए भी हुआ है। आपको इतना यकीन क्यों है कि आपकी सरकार बन जाएगी, प्रधानमंत्री को गुजरात के लोग उस तरीके से नहीं लेंगे? मैं एक गुजराती की शब्दों में आपको इसका जवाब देता हूं। मैं वहां किसी से बात कर रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी की एक ट्रिप खत्म हुई थी, और उस ट्रिप में प्रधानमंत्री जी 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज देके गए थे। तो मैंने उससे पूछा कि 30,000 करोड़ का पैकेज देके गए हैं? कहते हैं सर, ठेकेदारों की तो चांदी हो गई, मंत्रियों की तो चांदी हो गई, हमें क्या मिला, जनता को क्या मिला? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। जनता को क्या मिला? 2 लाख करोड़ का पैकेज, 30,000 करोड़ का पैकेज, घर में लोगों के चूल्हा नहीं जल रहा। फिर मेरा वो कैलकुलेट करने लगा, कहता सर वो 30,000 करोड़ का पैकेज देके गए हैं, लेकिन आप 30,000 रुपए हर महीने हर परिवार का फायदा कराओगे। मैं 30,000 करोड़ का पैकेज तो नहीं दे सकता, लेकिन हर गुजराती फैमिली को 30,000 रुपए महीने का मैं फायदा करा दूंगा उसके परिवार। वो कैसे करेंगे आप? बिजली मुफ्त करेंगे, कम से कम 3-4 हज़ार रुपए बिजली का बिल बचेगा। उसके बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर देंगे। अगर 2 या 3 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो 10,000 रुपये स्कूल के बचेंगे। हर परिवार का इलाज मुफ्त करेंगे। 6-7 हज़ार रुपये हर परिवार के दवाइयों में किसी न किसी बीमारी में खर्च हो जाते हैं। हर महिला को 1,000 रुपये पर मंथ उसको बैंक अकाउंट में डालेंगे, तो अगर 3 महिलाएं हैं तो 3,000 रुपये महीना, ये हो गया। इसके अलावा अगर बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता देंगे 3-3 हज़ार रुपये महीना, ये सारा मिला मिलो के 30,000 के करीब बनता है। लेकिन केजरीवाल जी, ये आप पर एक इल्ज़ाम भी है कि आप कहीं भी जाते हैं, एक सेट फॉर्मूला आपका है कि 300 यूनिट बिजली दे दो, 20,000 लीटर पानी दे दो, फिर उसके बाद महिलाओं को 1,000 रुपये दे दो, नौजवानों को बोलो कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो हम आपको नौकरी दे देंगे। गुजरात एक बड़ा स्टेट है, दिल्ली के मुकाबले 6 करोड़ के आसपास की आबादी है, 2 करोड़ दिल्ली की है। कभी आपने रेवेन्यू के लिहाज से सोचा है कि अगर आपने इतना पैसा दे दिया तो आपके पास पैसे आएंगे कहाँ से? आने का जरिया भी तो होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग यही कहते थे, पैसे कहाँ से आएंगे, करके दिखा दिया।
पंजाब में भी लोग यही कहते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, करके दिखा दिया। गुजरात में भी चिंता ना करो, भरोसा रखो मेरे ऊपर, करके दिखा दूंगा मैं। एक बड़ा राज्य है गुजरात। एक और चीज मैं पूछता हूँ, ये लोग कहते हैं कि ये फ्री 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 बांटोगे तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। गुजरात ने की सरकार ने तो 27 साल में कुछ भी फ्री नहीं दिया, अभी तक कुछ भी फ्री नहीं दिया। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया उनके ऊपर। कहां से चढ़ गया 3.5 लाख करोड़ का कर्जा? तो फ्री देने से कर्जा नहीं चढ़ता, चोरी करने से कर्जा चढ़ता है। पंजाब पे कितना? उन्होंने चोरी करी इसलिए कर्जा। पंजाब पे 3.5 लाख करोड़ का है, 5 साल में देख लेना, साफ कर देंगे सारा। अगर ये हो जाता केजरीवाल जी, तो वाकई जो राजनीति आप कर रहे हैं और जिस रणनीति से आप चल रहे हैं, और उसको जनता को। दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था पहले, अब नहीं है। दिल्ली अब घाटे में नहीं है, दिल्ली पॉजिटिव चल रही है और सब कुछ फ्री है दिल्ली में। आपने कहा कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा गुजरात पे है, तो चूंकि आंकड़ा मेरे पास भी था तो उन्हें पूछा पंजाब पे कितना है, केजरीवाल जी ने कहा कि उतना ही है। आपका दावा ये है कि 5 साल में वो कर्ज उतर जाएगा। मैंने मान लिया 5 साल गुजर जाएंगे तो फिर देख लेंगे। राहुल गांधी की अपनी एक राजनीति है और राहुल गांधी, कांग्रेस एक ताकत देश में है। गुजरात में आप राहुल गांधी के कांग्रेस को किस तरह देख रहे हैं? कांग्रेस विड्रॉ कर चुकी है गुजरात से, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। ये चुनाव सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और आशा और निराशा के बीच में है। एक तरफ बीजेपी है जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है और लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं, और एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो एक आशा दे रही है, उम्मीद दे रही है उनको एक बेहतर जिंदगी की। कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। मेरा पहला इंटरव्यू जो था, इससे पहले वाला जो मैंने आपके साथ किया था, तो एक सवाल मैंने पूछा था और बार बार ये सवाल मेरे साथ आपके पास आता रहेगा। मैंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, उसकी अपनी रणनीति जो है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी की है जो केंद्र में आना चाहती है और वो उन तमाम जगहों पर अपने आप को बिठाना चाहती है जहां कांग्रेस कमजोर होती चली जा रही है। कांग्रेस है कि कांग्रेस लगातार उसकी जमीन खिसक रही है, तो आम आदमी पार्टी उसको वहां से खिसका करके अपनी जमीन बना रही है और फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 2024 के लिहाज से मैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की रणनीति को कैसे मानूं? मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था जिंदगी में कि एक दिन हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है एक दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। मेरा सपना एक है, मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के लोग सबसे इंटेलिजेंट है दुनिया में। हमारे को भगवान ने रिसोर्सेज के रूप में सब कुछ दिया है, पेड़ हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, सब कुछ है, फिर भी हम पीछे रह गए ये इन नेताओं और इन पार्टियों की गंदी राजनीति के कारण। तो इस देश के 132 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना और इनको एक परिवार के रूप में पिरोना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। कभी कभी कहते हैं केजरीवाल जी कि जो कहा जाता है उसके मायने होते हैं और जो नहीं कहा जाता है उसके कहीं बड़े मायने होते हैं। आप पहले दिल्ली की बात करते थे, अब आप साल भर से देश की बात करते हैं। जो लोग समझते हैं कि दिल्ली और देश में अरविंद केजरीवाल कहाँ जा रहे हैं, उनको ये बात समझ में आती होगी। जो मैंने बात कही वो इस देश के हर नागरिक का सपना है। क्या आप नहीं चाहते कि देश दुनिया का नंबर 1 देश बने? भारत, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जितने बैठे हैं सब चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। हर भारतीय का सपना है और हर एक को बुरा लगता है कि 75 साल हो गए, 75 साल से हम इस देश के एक आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाए। आज भी एक आम आदमी पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए जूझ रहा है। क्यों? हमारे से देश इतने आगे बढ़ गए, दूसरे देश। आपने अपनी पार्टी का नाम ही ऐसा रखा है कि आम आदमी पार्टी करते हैं, आम आदमी करते रहते हैं, तो आप आम आदमी से जोड़ के अपने आप को देखिए। बतौर पत्रकार मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस देश की राष्ट्रीय राजनीति और प्रधानमंत्री के पद से अरविंद केजरीवाल अपने आप को जोड़ के कहाँ देख रहे हैं? मैं कहीं जोड़ के देख ही नहीं रहा, मैं इस देश से जोड़ के देख रहा हूँ। मैं इस आम आदमी से अपने आप को जोड़ के देखता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक आम परिवार से निकल के आया हूँ। उसकी एक आम परिवार कैसे वो अपने बच्चों को मुश्किल से पढ़ाता है, कैसे मुश्किल से एडमिशन कराता है स्कूल में,
घर में कोई बीमार हो जाए तो सारी ज्वेलरी बिक जाती है, जमीन बिक जाती है, उसकी तकलीफ को समझता हूं मैं उनकी बात करता हूं। जैसे आपने फ्री की बात करी, फ्री की रेवड़ी तो सब बांटते हैं, प्रधानमंत्री जी भी फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। इस देश के अंदर कई सारे अरबपति हैं जिन्होंने बैंकों से खूब कर्जे लिए, हजारों करोड़ के। जब लोन माफ करने की बात आई तो इनकी नीयत पलट गई, वो प्रधानमंत्री जी के पास गए। प्रधानमंत्री जी ने किसी के 10,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसी का 15,000 करोड़ का। ये रेवड़ी है। तो प्रधानमंत्री जी फ्री की रेवड़ी अमीरों में बांटते हैं, मैं फ्री की रेवड़ी इंसारों में बांट देता हूं। तो मैं इनके साथ हूं। ये जो जोड़ तोड़ की और सत्ता की राजनीति है, ये मेरे को समझ में नहीं आती। लेकिन इस देश में ही राजनीति चलती है, वो जनतंत्र की है, लोकतंत्र की है। एमसीडी के चुनाव हैं, एमसीडी में अरविंद जी ने कहा कि हम 230 सीटों के साथ आ रहे हैं, और गुजरात के चुनाव के बारे में आपने कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। ये दो मोटी बुनियादी बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल के इस इंटरव्यू से निकल करके आती हैं। बाकी सवाल मैंने पूछे। अरविंद जी, आपने समय निकाला इंडिया न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।